ख्यालो गुमान भी नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, प्रेसिडेंट लड़ूंगा। ये लोग हमसे 20 साल का हिसाब पूछते हैं। जी। मैं तो कहता हूँ मुझसे 45 साल का हिसाब, मैं 45 साल का हिसाब देना चाहता हूँ। दिस इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड कि वी हैव नॉट गॉन टू द कोर्ट, दे आर नॉट बीइंग टेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ सेंटर, because only they are taken for their personal consideration and for commercial consideration। जो पहले मैंने कहा था कि मैं इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा नहीं लूंगा, वो मेरी जमीर की और मेरी अंतरात्मा की आवाज थी। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की सियासत में उबाल तो आया ही हुआ है, आप अच्छे से जानते हैं। बहुत सारे पैनल चुनाव लड़ने के लिए मैदान में कूदे हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए अबरार साहब मौजूद हैं। प्रेसिडेंट पद के आप उम्मीदवार हैं, पैनल का आपने ऐलान कर दिया है। सीधा सवाल आपसे, क्या आपके अगराज़ो मकासिद हैं इस्लामिक कल्चरल सेंटर को लेकर? किस विजन के साथ आप उतरे हैं? पहला सवाल। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है और हम लोगों के एजेंडा में भी सबसे पहले टॉप पे देखिए 20 साल में हम रहे, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स पे सीरियसली लिया नहीं गया। हम लोग इंशाल्लाह अगर मेंबर हमें सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे, तो हमारी शुरुआत ही एम्स एंड ऑब्जेक्ट जो एमओ में उससे होगी। अब तो चले गए थे सब कुछ छोड़ छाड़ कर और बैकफुट पर आ गए थे, हमने तमाम चीजें देखी, लेकिन उसके बाद क्यों इरादा हुआ दोबारा इस्लामिक सेंटर के इस मैदान में कूदने का, चुनावी मैदान में? जी, देखिए, मैंने अभी जैसे बताया था, लोग हमसे 20 साल का हिसाब पूछते हैं। जी। मैं तो कहता हूँ मुझसे 45 साल का हिसाब, मैं 45 साल का हिसाब देना चाहता हूँ। जब ये सेंटर बना नहीं था, जो सिर्फ कंसेप्ट था, तब से हम जुड़े हुए हैं। जब मैंने बताया था कि पुलबंगश में आरिफ चौधरी साहब के हम जाते थे, फिर तैयब चौधरी साहब की कोठी में रुकते थे, तब ये हुआ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हम आते थे और भी वीकर सेक्शन के लोग आते थे। तो ये हुआ कि कोई जगह होना चाहिए। करोल बाग में तिब्बिया मेडिकल कॉलेज, वहाँ के हॉस्टल में रहते थे गर्मियों की छुट्टियों में, क्योंकि बच्चे चले जाते थे। तो इस पे जो स्पेस का कंसेप्ट आया, वो हम लोगों की वजह से आया, जो अलीगढ़ से आते थे यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए। फिर जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब, बेगम आबिदा अहमद जो फर्स्ट लेडी ऑफ कंट्री थी, और सबसे बड़ा रोल जो रहा है मरहूम आरिफ चौधरी साहब का। तो ये 87-88 जो लोधी रोड है वो अलॉट हुआ था, क्योंकि 15वीं शताब्दी शुरू होती है इस्लामी era की। तो ये हुआ, तो मैं पहले दिन से जुड़ा था। लेकिन जो ये साल भर से बदमजगी हुई, कोर्ट कचहरी हुआ, तो उससे मेरी आत्मा कुंठित हुई। और साल भर मैंने, से पहले तक सब ठीक था, नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं था। तो फिर अगर ठीक नहीं था तो आप वहां क्यों थे? हम बिल्कुल थे, हमें महसूस होता था। देखिए, हम राय देते थे अपने एक्स प्रेसिडेंट को कि इस्तीफा क्यों नहीं दिया? इस्तीफा, देखिए फिर वही क्राइसिस होता, देना चाहिए, दे सकते थे। वो अब भी हुआ क्राइसिस, तो इस एक साल में कितना क्राइसिस नहीं हुआ इस्लामिक सेंटर का? ये मानिए कि सब कुछ तो दांव पर लग गया इस एक साल में। क्या ये पहले ही हो जाता, आप लोग इस्तीफा देते? अगर इतना सब कुछ गलत हो रहा था तो क्यों इस्तीफा नहीं दिया? नहीं, इतना भी नहीं था। देखिए, मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस का अफसर हूँ। मैं 19 में रिटायर हुआ, जी। और फिर फिर अनफॉर्चुनेटली कोरोना आ गया। जब मैंने करीब से देखा, तो जो हमारी लीडरशिप थी, जिनके पैनल में हम लड़ते थे, हमारी न कल लड़ाई है ना आज है। अच्छा। तो हमने देखा कि इंडिसिसिवनेस बहुत है, जी। और जो डिसीजन होते हैं, दे आर नॉट बीइंग टेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ सेंटर, because only they are taken for their personal consideration and for commercial consideration। तो एक तो ये कि हम आवाज उठाते तो क्राइसिस होता। अगर 5 साल पहले हमने इतना करीब से नहीं देखा, एक मिनट में, अगर हमने पहले भी अगर आवाज होती, तो वही क्राइसिस होता जो आज हुआ है। लेकिन आवाज जब आपने उठाई तो इतनी जोरों से उठाई कि आप सीधे कोर्ट ही चले गए, ना, ना। और फिर कोर्ट ऑब्जर्वर मुसल्लत कर दिया गया। उसके बाद सारी चीजें कोर्ट के हाथ में आ गई, फिर आप में से किसी के हाथ में कुछ ना रहा। मेरे भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने ये सवाल पूछा। जी। दिस इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड कि वी हैव नॉट गॉन टू द कोर्ट। ये वेरीफाई हो सकता है हाई कोर्ट में, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के रिकॉर्ड में वेरीफाई हो सकता है। हम जो 6 BOT का है, उनका कहीं दूर दूर तक से रोल नहीं है। जो हमें मालूम हुआ कि 2 मेंबर, नए मेंबर थे, जो कौन थे मेरठ वो के लोग? रहने कौन वाले, थे? हम नहीं जानते, लेकिन बाद में मालूम हुआ जब कोर्ट कहा के जाता है कि सब कुछ आपके कहने पर हुआ, सब कुछ अबरार साहब ने किया, और उसके बाद फिर सुबुकदोश हो गए, कहा कि मैं अब इसमें बीच में नहीं रहना चाहता, और फिर अचानक से एक उड़ान भरी और सीधे प्रेसिडेंट पद के लिए मैदान में आ गए आप। देखिए, जो पहले मैंने कहा था कि मैं इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा नहीं लूंगा, वो मेरी जमीर की और मेरी अंतरात्मा की आवाज थी। ये किसकी आवाज है? और जो ये आवाज मेरे जो वेल विशर है, मेरे हमदर्द है, और करीब 100, 150, 200 लोगों ने
इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में फंक्शन किया था। उन्होंने कहा कि अगर आप छोड़ के चले जाएंगे तो सेंटर के हक में नहीं होगा। अब हाँ, तो उनकी हुक्मनामा मिला, उनकी विशेष थी, और तो मैंने कहा कि मैं जिम्मेदारी से भगता नहीं, सबक तो मैं नहीं हुआ। और दूसरा, सिक्योरिटी की कोई पावर नहीं होता है पूरा। जो अगर आप एमओ ही पढ़ेंगे, मैं दोबारा से बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो एमओ में है उसमें सिर्फ प्रेसिडेंट को पावर है। वो तो हम लोगों ने एक्सेप्शनल पावर इस्तेमाल करके ये नोटिस दिया एक्स प्रेसिडेंट को कि यू आर नो मोर प्रेसिडेंट आफ्टर 15 जून 23। अच्छा, क्या ये सब जो हुआ अबरार साहब, छोटा सा सवाल है, क्या ये सिर्फ प्रेसिडेंट पद की लड़ाई थी? आपने जो कुछ किया, 6 BOTs ने जो कुछ किया, या सब कुछ जितना भी हुआ, क्या ये सिर्फ प्रेसिडेंट पद को हड़पने के लिए लड़ाई हुई थी? क्योंकि आज वो सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी ओहदे को पाने के लिए चुनावी मैदान में हैं। आप भी प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार बनकर खड़े हैं। देखिए, जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, जी देखिए मैं बता दूं, अच्छा नहीं लगता है। बताएं। मैं तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स था, जी चीफ कमिश्नर बॉम्बे था, जी और चेयरमैन सेटलमेंट कमीशन था, हाँ। जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो हाईएस्ट पोस्ट जो एक कंट्री दे सकता है उसमें मैं था। तो मेरे, आप यकीन करेंगे, मेरे ख्यालो गुमान भी नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, प्रेसिडेंट लड़ूंगा। एक दो बार मैंने कहा भी कि मैं यहाँ हूँ, मेरे नहीं था, मेरे अपने साथियों ने कहा है, मेरे लिए सिर्फ खिदमत के अलावा कुछ नहीं है। क्या ऐसे जबरदस्ती किसी को भी प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा किया जा सकता है? कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आप लोगों कह रहे हैं ना, मेरे अंतरात्मा की आवाज नहीं थी। मेरी अंतरात्मा की आवाज थी कि मैं इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा नहीं लूंगा। जी। लेकिन जब दोस्तों ने, हमारे कुलीग्स ने और लोगों ने कहा कि नहीं, अगर आप इसे छोड़ के चले जाते हैं तो हो सकता है कि बहुत सेंटर का अहत हो जाए, नुकसान हो जाए। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे पसंद ना हो, लेकिन मैंने पहले भी सैक्रिफाइस दिया है और अभी भी देने को तैयार हूँ। कुर्बानी दे रहे हैं आप। मैं तो नहीं कहूँगा, कुर्बानी तो बहुत बड़ा लफ्ज है, यानी लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि 2004 में जब इलेक्शन हुए जी। तो उस वक्त मैंने मना कर दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ये वेरीफाई, क्योंकि मेरा ट्रांसफर कमिश्नर अजमेर हो गया था। तो मैंने कहा मैं अवेलेबल नहीं है, मैं अपनी सेवाएं नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा। वैसे आपके पैनल में ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स नजर आ रहे हैं मुझे। मेरे भाई, हमने कोशिश की है कि देखिए, बाबू आदमी काम करता है, उससे पॉलिटिक्स से और उससे काम नहीं है, क्योंकि उसका जो टारगेट है वो तो सुबह उठ करके जाएगा कि 22 हमारे विजन पॉइंट है कि उसको शुरुआत करेंगे। इसलिए हम ऐसा तो कहते नहीं हैं, होगा कि 9 से 5 की ही ड्यूटी रहेगी बस बाबू आदमी की? देखिए, हम जो रिटायर हो गए, हम तो आपके चैनल के थ्रू वादा करते हैं कि जितने सेंटर को वक्त की जरूरत होगी इंशाल्लाह हम देंगे, क्योंकि हमें उससे खुशी मिलती है। क्योंकि इसलिए मैं कहता हूँ कि समाज ने, देश ने हमें बहुत दिया है, उसे हमें जो मिला है उसे हम वापस देना चाह रहे हैं। ये हमारे साथ अबरार साहब मौजूद थे, जिन्होंने खुलकर सारे तीखे और कड़वे सवालों का जवाब दिया है बड़ी मिठास के साथ। लेकिन अब देखना यह है कि वोटर्स को, जो मेंबर्स हैं, उनको अपने इस अंदाज से कितना लुभा पाएंगे और कितना अपने करीब कर पाएंगे।